Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, it's me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. Well dear students, आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है MD-CAT का UHS का टॉपिक नंबर 1 है फिजिकल केमिस्ट्री का. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर आज हमारा लेक्चर है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेक्चर और जानते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है. जी तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले लेक्चर के स्टार्ट में हम देखेंगे एक स्लाइड में कि आज हमने पढ़ना क्या क्या है. सो अभी आप व्हाइट बोर्ड पे एक स्लाइड देख रहे हैं जिसमें टॉपिक बताया गया है, वो मैं आपके सामने बोल भी रहा हूं. हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री का ये जो टॉपिक है, इसमें हमने कंटेंट्स जो एक्सप्लेन करने हैं, द कैलकुलेट एम्पिरिकल एंड द मोलेकुलर फार्मूला. इसके अलावा एटम्स के बारे में, रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में, मोल के बारे में, एवोगैड्रोस नंबर के बारे में, आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ना है, स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशंस की बात करनी है और डेफिनेटली कुछ रेशियोज जो है हमारे पास कंसंट्रेशन यूनिट्स की, उनकी बात करनी है, जिसमें हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी और इनकी इंटरकन्वर्जन शामिल है. सो ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो लेक्चर का आगाज करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे, आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, केमिस्ट्री का आगाज है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं. हम जानते हैं कि एटम क्या है. तो वेरी सिंपल डेफिनेशन, यू नो, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द प्योर सब्सटेंस मीन एलिमेंट की बात कर रहा हूं क्योंकि उसी का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक एटम होता है. प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. इलेक्ट्रॉन भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, प्रोटॉन भी नहीं करता, न्यूट्रॉन भी नहीं करता, बट वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते. अब एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट तो नहीं करता, लेकिन एक केमिकल रिएक्शन में अपनी आइडेंटिटी शो करता है. सो दैट्स व्हाई दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव मोस्ट डेफिनेशन. एटम स्मॉलेस्ट यूनिट, बहुत स्मॉल साइज का होता है. MD-CAT है, क्वेश्चन पूछ सकता है. मैं डिफरेंट MCQs की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, लेकिन साथ साथ में हर वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहा हूं. जैसे आप देख सकते हैं, मैंने व्हाइट बोर्ड पे एक साइज ऑफ एटम के हवाले से लिख लिया. यू नो, एक फुल स्टॉप के अंदर 2 मिलियन एटम्स होते हैं. ये भी हम डिटेल अपनी बुक में पढ़ चुके हैं. साइज की बात करें, जो टेक्निकल बात है, इस एक एटम का जो डायामीटर होता है वो 2 एंगस्ट्रैंग होता है. हम जानते हैं 1 एंगस्ट्रैंग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर. तो मैं 2 × 10⁻⁻10 मीटर कह दूं, या मैं 2 एंगस्ट्रैंग कह दूं, या मैं नैनोमीटर्स में अगर कहूं तो 0.2 नैनोमीटर इसका डायामीटर होता है. और रेडियस ऑफ कोर्स 1 में आ जाएगा. 1 × 10⁻⁻10 मीटर इसका रेडियस हो जाएगा, डायामीटर अलग हो जाएगा. टेक्निकली है, ये मैंने इसलिए बोला कि MCQs में इस चीज को वो घुमा फिरा के पूछता है. इंट्रोडक्शन हो गया एटम का. बेसिकली अब एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और जरूरी नहीं कि एटम्स मिलके ही मॉलिक्यूल बनाएं. सो मूव टुवर्ड्स द डेफिनेशन. व्हाट इज मॉलिक्यूल? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दैट इज मॉलिक्यूल. अब मैंने उसको समझाने के लिए क्लासिफाई किया है. देखिए, मैंने लिखा है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. यू नो व्हाट डू यू मीन बाय मोनोएटॉमिक एंड मॉलिक्यूल? यस, यू नो वेरी वेल कि हमारे पास जो नोबल गैसेस होती हैं, जो एरोजेंस होती हैं, ग्रुप 8 के एलिमेंट्स होते हैं, जिनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं, वो तो अपनी बॉन्डिंग नहीं करते, वो अकेले एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एटसेट्रा. सो वो एक ही एटम पे मुश्तमिल होते हैं लेकिन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं. सो दे आर द मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. मैंने एग्जांपलीफाई कर दी है. इसके अलावा डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, वेरी सिंपल, यू बेटर नो, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि 2 एटम्स पे मुश्तमिल हो. इसको फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं होमोन्यूक्लियर, जैसे आप देख रहे हैं O2, Cl2, F2, Br2 एटसेट्रा, H2, कि एक मॉलिक्यूल जो कि 2 एटम्स पे मुश्तमिल है लेकिन दोनों एटम एक जैसे हैं, होमोन्यूक्लियर. और अगर HCl, KBr एटसेट्रा, NaCl की बात करें कि ऐसा यूनिट जिसमें हमारे पास, बल्कि NaCl फार्मूला यूनिट है, इसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी आप HCl, KBr को सोचें. इस तरह के और बेतहाशा मॉलिक्यूल्स हैं जो कि 2 एटम्स पे मुश्तमिल हैं लेकिन वो दोनों एटम डिफरेंट होते हैं. दे आर कॉल्ड एज द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, बट हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. गॉट इट? और इसके अलावा जो मॉलिक्यूल 2 से ज्यादा एटम्स पे मुश्तमिल हो, जो मॉलिक्यूल 2 से ज्यादा एटम्स पे मुश्तमिल हो, दे आर कॉल्ड एज पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स. इनकी जनरल क्लासिफिकेशन हम मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स करते हैं. आप बेटर जानते हैं वो तमाम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिनका मोलर मास 10,000 AMU से ज्यादा होता है, दे आर कॉल्ड एज द मैक्रोमॉलिक्यूल्स. और जिनका 10,000 AMU से स्मॉलर होता है या उस तक होता है तो दे आर कॉल्ड एज द माइक्रोमॉलिक्यूल्स. जनरल डिस्क्रिप्शन है, बेसिक्स हैं, इसके बारे में रिवाइज किया. अब हम बात करते हैं इन बेसिक चीजों को जानने के बाद कि भाई एक एंटिटी है, हम उसके बारे में बात करेंगे, उसका मास जानेंगे. हर मैटर का मास होता है.
अब एक एटम का मास कैसे कैलकुलेट करें, बहुत स्मॉल होता है। ये जो MD-CAT में टर्म यूज की गई ना रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको एक्सप्लेन करता हूं। हम इतना स्मॉलेस्ट यूनिट उसके मास को मेजर तो करना चाहते हैं, हम यूनिट कौन सा यूज करेंगे, हम किलोग्राम नहीं, ग्राम नहीं, ये तो मोल्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। हम स्मॉलेस्ट एंटिटी का मास फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो उसको हम रिलेट करेंगे उस जैसी ही किसी दूसरी स्मॉलेस्ट एंटिटी से। वेरी सिंपल, द वेरी कॉमन फिनोमेनन यू नो, एटॉमिक मास यूनिट। व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? द मास ऑफ द 1/12 ऑफ द कार्बन 12। हम जानते हैं कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, C12, C13, C14। अब उसमें जो कार्बन 12 है वो चूंकि सबसे ज्यादा अबंडेंट है आप लोगों के सामने, उसका जो मास है होल नंबर में है। हम तमाम दुनिया में पाए जाने वाले एटम्स को उससे रिलेट करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास, यू सी इन द व्हाइट बोर्ड मैंने एक बात की है, रिलेटिव एटॉमिक मास, द कंपैरिजन ऑफ द मास, चाहे वो मॉलिक्यूल को चाहे वो एटम का, उसको जब रिलेट करते हैं C12 के 1/12 के साथ, तो दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट, और उसका जो मास आता है दैट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास। वेरी सिंपल डिस्कशन दिस इज, यू बेटर नो। इसके अलावा मास नंबर, ये मैंने एक खास वर्ड यूज किया है आपके MD-CAT के हवाले से जो क्वेश्चंस आते हैं। मास नंबर, ये जो मैं टर्म यूज कर रहा हूं कि दिस इज स्पेसिफिक फॉर द आइसोटोप्स, इसकी मैं जस्टिफिकेशन नेक्स्ट दूंगा, ऐसा क्यों है, एक आइसोटोप से ही क्यों मास नंबर एसोसिएटेड किया जाता है। हालांकि हर एटम का मास तो होता है, पीरियोडिक टेबल में मासेस लिखे हुए हैं, फ्रैक्शंस में है, होल नंबर में नहीं है। तो एक आइसोटोप का जो मास होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर कैलकुलेट किया जाए तो उनका स्टैंडर्ड मास कैलकुलेट किया जाता है, वो होल नंबर में होता है, उसको मास नंबर कहते हैं। जो पीरियोडिक टेबल में मैसेज लिखे होते हैं वो फ्रैक्शनल एवरेज एटॉमिक मैसेज होते हैं, वो हमारे पास तमाम आइसोटॉप्स की एंटिटी को मेजर करने के बाद लिखे गए होते हैं, उसके बारे में अभी बात करेंगे। So that was a very brief introduction about the atoms, molecules, the mass number, the relative atomic mass and the one atomic mass unit। आप देखें मैंने एक और चीज लिखी है, वन एटॉमिक मास यूनिट, जो कि बहुत स्मॉलर होता है। हम तो किलोग्राम ग्राम से वाकिफ हैं, अगर कोई हमसे पूछ ले कि भाई किलोग्राम ग्राम्स में वन एटॉमिक मास यूनिट की क्या हैसियत है, तो आप कहेंगे दैट इज 1.661 into 10 power -27 kg, सच अ स्मॉल यूनिट। लेकिन ये फिगर है जो कि कैलकुलेट की गई है, जो कि आपको एक्सप्लेन की गई है। सो दैट वाज द ब्रीफ इंट्रो। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और जानते हैं कि वहां पे क्या इंफॉर्मेशन है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की एटम की, मॉलिक्यूल की, रिलेटिव एटॉमिक मास की, एटॉमिक मास यूनिट की, उसके किलोग्राम में फिगर की, तमाम बातें, मास नंबर की, होल नंबर की और फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस की। अब हम बात करते हैं आइसोटॉप्स की, जो कि हमारे सिलेबस में है। लेट्स वर्क ऑन दैट। व्हाट आर आइसोटॉप्स? आइसो मीन सेम, टॉप्स मीन टॉपिक अंडर द सेम टॉपिक जो पढ़े जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं तो आप देखते हैं कार्बन की बात है तो कार्बन को एक ही ब्लॉक मिला हुआ है, एक ही ग्रुप मिला हुआ है, एक ही ब्लॉक में अकेला कार्बन अपने ग्रुप 4A के टॉप पे मौजूद है। अब कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, इसी तरह बेतहाशा डिफरेंट एलिमेंट्स के जो आइसोटॉप्स हैं वो मौजूद हैं। बट व्हाट वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट, वी हैव टू टॉक अबाउट द आइसोटॉप्स। दुनिया में जितने भी एलिमेंट हैं सिवाय 4 एलिमेंट्स के, फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड एंड आर्सेनिक, इन 4 के अलावा हर एलिमेंट के आइसोटॉप्स होते हैं। अब आइसोटॉप्स हैं क्या? जॉन डॉल्टन ने 1808 में कहा था ना कि एक ही एलिमेंट के तमाम एटम एक जैसे होते हैं, जिसको सोडी ने रिजेक्ट किया। सोडी ने आइसोटॉप्स को डिस्कवर किया, उसने कहा ऐसा नहीं है, एक ही एलिमेंट है लेकिन उसके तमाम एटम डिफरेंट होते हैं। किस तरह डिफरेंट होते हैं? डेफिनेशन देखें, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मैसेस, जिनके एटॉमिक मैसेस डिफरेंट होते हैं, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों का मैचअप करते हैं तो एटॉमिक मैस होता है ना, जिसे हम मैस नंबर भी कहते हैं, जिसे हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। अब मैस नंबर डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर सेम है। हम जानते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, सो दैट्स व्हाई दे ऑप्ट अ सिंगल पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। बट एक ही एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम्स होते हैं उनके मैसेस डिफरेंट हो सकते हैं, उनको कहते हैं आइसोटॉप्स। सो दिस इज द डेफिनेशन। अच्छा, ये कुछ मैंने की पॉइंट्स मजीद एलैबोरेशन के लिए किए हैं क्योंकि MD-CAT में इन नामों को यूज करता है। अब देखिए, मैंने कहा एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, बिकॉज वी नो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम जानते हैं या प्रोटॉन का नंबर होता है कि एक एलिमेंट में कितने प्रोटॉन है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिस इज एटॉमिक नंबर, ठीक है, इस वजह से इसको प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, और ये केमिकल प्रॉपर्टीज को डील करता है, ठीक है। सो एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। फिर इसी तरह दूसरा हमारे पास मास नंबर है जिसे हम न्यूक्लियन नंबर कहते हैं। एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, इन दोनों के मैसेज का जो सम होता है ना, दैट इज द मास नंबर, दैट इज द न्यूक्लियन नंबर, दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। ठीक हो गया।
अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं अगर आइसोटोप की ये डेफिनेशन एमडीकेट के क्वेश्चन में आपसे पूछ लूं, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो बात वही है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। सो ये तमाम चीजें अपने ज़हन में रखिएगा, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। अब जनरल इंफॉर्मेशन जो कि एमडीकेट के क्वेश्चन में एमसीक्यूज में पूछी जाती है, दैट इज द वर्थ रीडिंग इंफॉर्मेशन, द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। टोटल 280 स्टेबल आइसोटोप्स हैं जी, 280 स्टेबल आइसोटोप्स फॉर एवरी एलिमेंट, जो जितने भी एलिमेंट है। अब उनमें से जो 40 आइसोटोप्स है ना वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के हैं, और बाकी 240 हमारे पास जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव नेचर नहीं होते उनके हैं। गॉट इट। अब ये 280 का नंबर हो गया। इसके अलावा ये भी इंफॉर्मेशन है, देयर आर 300 अनस्टेबल आइसोटोप। जब रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो रही होती है, जब रेडियो एक्टिव डिके हो रहा होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट रहा होता है, सॉरी एक बड़ा एटम, जब एक बड़ा एटम टूट रहा होता है रेडियो एक्टिव डिके के नतीजे में, तो उस दौरान भी, उस डिसइंटीग्रेशन में भी स्मॉल स्मॉल टेम्पररी फॉर द टाइम बीइंग एटम्स बनते हैं, आइसोटोप्स बनते हैं, बट दे आर अनस्टेबल, दे आर 300। याद रखना है वो कौन से हैं, दिस इज इररेलेवेंट, लेकिन ये बात कि देयर आर 300 अनस्टेबल रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप याद रखेंगे। अब इंफॉर्मेशन है, मैंने अभी बताया था गोल्ड, आर्सेनिक, फ्लोरीन और आयोडीन, दे आर द मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट्स, यानी इनका सिर्फ एक ही आइसोटोप होता है। आइसोटोप मीन ये एक ही एलिमेंट है, इनका कोई दूसरा इन जैसा एटम नहीं होता, तो मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट्स आगे। फिर एलिमेंट्स विद द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, कि जिनके इवन एटॉमिक नंबर एंड इवन एटॉमिक मैसेज होते हैं वो यूजुअली ज्यादा आइसोटोप्स रखते हैं। वो तमाम एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मैसेज और एटॉमिक नंबर्स इवन नंबर होते हैं, 2 4 6 लाइक दैट ना, इवन में, तो उनके जो आइसोटोप्स हैं ज्यादा होते हैं और जिनके ओड हैं उनके कम होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप याद रखिएगा। अब जो 280 टोटल स्टेबल आइसोटोप्स है उसमें से मैंने कह दिया अभी रेडियो एक्टिव फारिग हो गए, भी रेडियो एक्टिव को हम डिस्कस नहीं कर रहे। 240 नॉर्मल एलिमेंट की बात करते हैं, उनमें से 240 में से 154 आइसोटोप्स उन एलिमेंट्स के हैं जिनके एटॉमिक मैसेज इवन है, एटॉमिक नंबर इवन है, और बाकी रिमेनिंग 86 ऑड वालों के हैं। सो दिस इज एन इंफॉर्मेशन। वन मोर थिंग, आइसोटोप्स की स्टेबिलिटी के हवाले से बेस्ट इंफॉर्मेशन विच आई एम गोइंग टू डिलीवर यू, एक जनरल फिनोमेना याद रखिएगा कि जो आइसोटोप स्टेबल होते हैं ना, जिनकी वजह जिनका हम नंबर काउंट कर रहे हैं, उनकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो यूनिटी होती है, N/P रेशो इज इक्वल टू 1, और डेफिनेटली हम जानते हैं कि वो तमाम बिग एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर 83 से एक्सीड कर जाता है, तो वो रेडियो एक्टिव डिके करते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन भी आप लोग याद रखिएगा कि हमारे पास स्टेबल आइसोटोप्स उन एलिमेंट्स के होते हैं जिनकी N/P रेशो, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो यूनिटी होती है, और जिनका एटॉमिक नंबर इक्वल टू 83 या लेस देन 83 होता है। ये मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। वेल, इसके अलावा हम बात करेंगे आइसोटोप्स की जो 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 एवरेज एटॉमिक मास है, जो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है। जैसे नियॉन आप किताब में पढ़ के हैं, हम जानते हैं नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं, नियॉन 21, नियॉन 22 और नियॉन 20। गॉट इट। ये हमारे पास 20, 21, 22, ये हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं। लेकिन जब मैं एटॉमिक मास नियॉन का पीरियोडिक टेबल में देखता हूं, दैट इज 20.18। भाई ऐसा क्यों है, फ्रैक्शंस में क्यों है? Because that fractional atomic mass is the result of the average atomic mass of all the isotopes. वो हम कैसे हासिल करते हैं? अभी मैं ये पूरा मैकेनिज्म और आपके सामने स्लाइड्स भी रखता हूं, लेकिन फार्मूला मैं पहले प्लेस कर रहा हूं फॉर द अंडरस्टैंडिंग। यू बेटर नो कि मेरे पास एक एलिमेंट, लेट्स सपोज उसके 2 आइसोटोप्स हैं, जैसा मैं उसके आइसोटोप ए की जो भी मैस है उसको मल्टीप्लाई करूंगा उसकी परसेंटेज अबंडेंस से, और फिर प्लस कर दूंगा दूसरे के मैस और उसकी परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है डिवाइडेड बाय 100। तो मेरे पास जो मैस आएगा इसको मैं पीरियोडिक टेबल में लिखूंगा जो उस एक एलिमेंट के मैस को रिप्रेजेंट करेगा। चूंकि वो रिजल्ट है तमाम आइसोटोप्स का, ये 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी होंगे मैं सेम फिनोमेनन फॉलो करूंगा और मेरे पास एक रिजल्ट आएगा, उसको मैं एवरेज एटॉमिक मास कहूंगा और उसको मैं प्लेस कर दूंगा उसके नीचे। अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप्स? मेरे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप हैं, आप बेटर जानते हैं, हम पढ़ के आए हैं, मैं अभी एक्सप्लेन भी करता हूं। हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमीट्री एक टेक्निक है जिसमें हम उनकी मैस टू चार्ज रेशो, M/E रेशो की बेसिस के ऊपर एलिमेंट्स को अलग कर देते हैं, एलिमेंट्स के एटम्स को, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स को अलग कर देते हैं, मैस टू चार्ज रेशो। भाई चार्ज तो डेफिनेटली एटॉमिक नंबर सेम है, सेम होता है, मैसेज डिफरेंट होते हैं ना। और वो क्या फिनोमेनन है, हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते हैं,
वो कौन सा मैस स्पेक्ट्रोमीटर है? हम जानते हैं आस्टन्स, जो कि ओल्ड था, उसमें गैशियस फॉर्म में मटेरियल को ऐड करना पड़ता था। मॉडर्न है डेम्पस्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो मैंने लिखा है। तो डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, ये भी आपको मैं स्लाइड में प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त अभी आप एक स्लाइड देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनोग्राम बनाया गया, एक स्ट्रक्चर बनाया गया ताकि तमाम केमिस्ट्री को इन वन लाइनर एक्सप्लेन किया जा सके। आपके सामने मैंने लिखा है कि एक मैस स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि डेम्पस्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर है। इसकी मजीद डिस्क्रिप्शन देता हूं। आप देखें कि इसमें हमने कौन से स्टेप फॉरवर्ड किए हैं। हम सबसे पहले उसका जो वेपोराइजेशन चैम्बर है उसमें कोई भी डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर में सॉलिड फॉर्म में भी मटेरियल को ड्रॉप किया जा सकता है। उसको वेपोराइज करता है 10⁻⁻⁶ टू 10⁻⁷ टॉर वेरी लो प्रेशर के ऊपर। जब वो वेपोराइज हो जाते हैं हम उनको अलहदा अलहदा कर देते हैं ना एटम्स को, फिर हम उनको आयोनाइज करते हैं। पॉजिटिव आयन आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्प्रे, मतलब उनको एक स्पार्क देते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स को मूव अवे कर देते हैं। यू बेटर नो पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। अब आयंस तो बन गए, चार्ज तो सेम आ गया, बट उनके मैसेज डिफरेंट है। हम फिर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। यू बेटर नो, इसके ऊपर सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूज्ड टू एक्सीलरेट, स्पीड अप करती है, स्पीड अप करने के लिए आयंस को। तो जब इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमारे पास नेगेटिवली चार्ज, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से एक मेटल प्लेट आती है नेगेटिव आयन, उसकी तरफ पॉजिटिव आयंस मूव करते हैं, तो स्पीडली मूव करते हैं। अब जब वो स्पीड से मूव कर रहे होते हैं तो फिर हम सडनली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन से हमारे पास वो तमाम टेंड टू डाइवर्ट परपेंडिकुलर टू देयर मूवमेंट, हम जानते हैं। तो क्या होता है, अब जिसका जितना ज्यादा मैस होगा उसका उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, वो उतनी दूर से घूमेगा। अगर लाइटर यूनिट है तो वो फौरन मतलब वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अगर हैवियर है तो दूर जाएगा। इसके अलावा जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी। सो मैग्नेटिक फील्ड जितनी पावरफुल होगी, डिफ्लेक्शन उतनी पावरफुल होगी। मेरे वर्ड्स नोट कीजिएगा, ये एमसीक्यूज हैं, गॉट इट। तो अगर आप सामने एक और स्लाइड देखें तो ये जो मैंने अभी बोला है आपके सामने, वो स्पेक्ट्रोमीटर, डेम्पस्टर स्पेक्ट्रोमीटर मौजूद है। वो तमाम स्टेप्स जो कि आपकी बुक में भी बड़ी डिटेल में है, मैंने क्लासिफाई करके आपके सामने रख दिए। हम किस तरह एक सैंपल एलिमेंट जिसके डिफरेंट आइसोटॉप, जिसके एटम्स का डिफरेंट मैस है, उनको पहले अलग करते हैं, वेपोराइज करते हैं, फिर उनको आयनाइज करते हैं, फिर उनको एक्सेलरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड देन we are going to apply a strong magnetic field, और वो अलहदा अलहदा होके आयन कलेक्टर के ऊपर या इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर गिरते हैं। अब जिस भी एटम के मैस के एतबार से उसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, दे आर द सेम एलिमेंट्स, ठीक है ना, वो एलिमेंट तो सेम है क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। जिसका भी मैस डिफरेंट होगा वो उस हिसाब से अपनी पोजीशन पे फॉलो इन करेगा और एक ग्राफ बनेगा, एटॉमिक नंबर एक्स एक्सिस में एंड परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस जो कि वाई एक्सिस है, वहां पे परसेंटेज होती है, और उस परसेंटेज के ऊपर हमारे पास अमाउंट जो करंट जनरेट होता है वो हमें ग्राफ में शो कर दिया जाता है कि भाई इस मैस का जो एटम है वो ज्यादा पाया जाता है, इसकी परसेंटेज अबंडेंस ज्यादा है। सो ऑन द व्हाइट बोर्ड सी दैट हमारे पास मैंने ये जो सारी चीजें आपके लिए लिखी थी, मैस ऑफ द आइसोटोप मुझे पता लग गया और उसकी परसेंटेज भी पता लग गई। जैसे नियॉन की एग्जांपल आप जानते हैं 20, 21, 22, सबको हम कैलकुलेट करके जब उसका एवरेज मैस निकालते हैं। इंपॉर्टेंट टेक्निकल थिंग इन द एमडीकैट जो कि आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स, वो ये है कि मैस टू चार्ज रेशियो है जिसकी बेस पे हम सेपरेट कर रहे हैं। एंट्री टेस्ट में कंफ्यूज कर सकता है ई ओवर एम वैल्यू को। ई ओवर एम वैल्यू का कोई ताल्लुक नहीं है, एम ओवर ई वैल्यू बड़ा याद रखना है। ई ओवर एम वैल्यू समथिंग एल्स जो कि हम आगे पढ़ेंगे, भाई स्पेक्ट्रोमीटर में एम ओवर ई वैल्यू है। अब देखें हमारे पास ये मैंने एक जो कन्वेंशनल फार्मूला है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर 2e। अच्छा, इसमें जो रिलेशनशिप बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि आपने देखना है वो है इनका रिलेशन। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड H और इलेक्ट्रिक फील्ड E और रेडियस R। व्हाट इफ अगर मैं इन्हीं को फोकस करके अरेंज करता हूं तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियस से इनवर्स आती है, रेडियस दूसरी साइड पे जाके इनवर्स रिलेशन में आ जाएगा। मतलब जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो डाइवर्टिंग आइसोटोप है जो भी है, उसका रेडियस कम होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होने से वो जल्दी घूम जाएगा, यानी डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगी। एंड यू सी जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसका और रेडियस का मैं रिलेशनशिप ड्रॉ करूं तो रेडियस और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट रिलेशन में आती है।
जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी माय डियर स्टूडेंट्स, उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी, उतनी स्पीड से आयन मूव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने पे उतनी देर से या उतनी दूर से घूम के आएगा, रेडियस ज्यादा हो जाएगा। ये वो पॉइंट है जो कि एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। यूं हम आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं, उनकी परसेंटेज हासिल कर लेते हैं और उसकी बेसिस पे हम उनका एवरेज या कन्वेंशनल एटॉमिक मास जो भी हम यूज करते हैं कर सकते हैं। सो ये हमारे पास आइसोटोप्स के हवाले से इंफॉर्मेशन थी, वर्थ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा उनकी स्टेबिलिटी के हवाले से इस बोर्ड में मैंने बताया, मैंने डेम्पस्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर डिस्कशन की, एक्सप्लेन किया, उसमें फैक्टर एच जो कि मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर एम्फसाइज किया, रेडियस का रिलेशन बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड का और रेडियस का रिलेशनशिप बताया। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, देखते हैं वहां पे आप लोगों के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, इस तमाम इंफॉर्मेशन की डिस्कशन के बाद हमारे एमडी कैट का जो आज का टॉपिक है उसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मोल। नॉर्मली ये बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है, हालांकि बहुत ही आसान है। आप देखें, मैंने इस व्हाइट बोर्ड पे जो पैटर्न अडॉप्ट किया है, द टिपिकल मेथड फॉर द एक्सप्लेनेशन इन द एंट्रेंस टेस्ट, और आपको समझ भी आ सके, मैंने तमाम चीजों को कोरिलेट कर दिया। मैंने जो डेफिनेशन लिखी है मोल की, देखें क्या लिखी है, मास ऑफ एनी स्पीशी। स्पीशी एक एटम हो सकते हैं, स्पीशी एक आयन हो सकता है, चाहे केटाइन हो चाहे एनाइन हो, और स्पीशी एक मॉलिक्यूल हो सकता है, स्पीशी एक फार्मूला यूनिट हो सकता है। यू नो, एक आयन केटाइन है, एनाइन है, एटम है, और मोलेकुलर फार्मूला एक मॉलिक्यूल का होता है। आयोनिक कंपाउंड्स का आपको पता है ना फार्मूला यूनिट होता है, आयोनिक कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला होता है। मोलेकुलर कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला प्लस मोलेकुलर फार्मूला दोनों होते हैं। एमसीक्यू बोल रहा हूं, पॉइंट ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि आयंस बनने से, चाहे केटाइन हो चाहे एनाइन हो, मास ऑफ द एटम सेम रहता है। पहली बात बता दी। अब अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि हमारे पास स्मॉलेस्ट एंटिटी एएमयू में है। भाई हम एएमयू में जब मास ले लेते हैं, हम जानते हैं 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 into 10⁻⁻27 kg या -24 ग्राम। इतना स्मॉलर मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने जब नॉर्मल कैलकुलेशंस करनी है तो फिर सिस्टम इंटरनेशनल में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो स्टैंडर्ड बनाया गया, दैट इज मोल। What is mole? The unit used for the amount of the substance. हमने क्या किया, मोल का एक कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया कि भाई किसी भी स्पीशी की बात करो, उसका जो भी मास एएमयू में है उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर दो, चाहे मॉलिक्यूल है, चाहे एटम है, चाहे आयन है। जब मैं ग्राम्स में कन्वर्ट करूंगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द 1 मोल ऑफ दैट स्पीशी। ठीक हो गया? तो ये डेफिनेशन लिख दी। अब ये बात मैंने बोल तो दी, आप जानते भी हैं, इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं सिंपलेस्ट एग्जांपल्स के साथ। हाइड्रोजन H2 सिंपलेस्ट एलिमेंट, द फादर ऑफ एलिमेंट्स हाइड्रोजन को बोलते हैं। हाइड्रोजन गैस H2 होती है, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं। हम जनरली बात करते हैं कि इसका मास 2 ग्राम होता है, ठीक है, 1.008 ग्राम, जनरली स्पीकिंग 2 ग्राम H2, दो एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। 2 AMU मास था, AMU को तो डील नहीं कर सकते, हम उसकी अमाउंट को डील करने के लिए उसको ग्राम कह दिया। जब मैंने हाइड्रोजन को 2 ग्राम कहा तो इसका मतलब है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। गॉट इट? 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल जिसका मास 2 ग्राम है, 2 AMU को तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। बिल्कुल इसी तरह सोडियम एटम है, 23 AMU था इसका एटॉमिक मास, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो 23 AMU हो गया। तो AMU से जब ग्राम हुआ तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, एक एटम है। ये क्लोराइड आयन, मैंने स्पीशी को जस्टिफाई किया ना, मैं क्लोराइड आयन कह देता हूं, मैं सोडियम आयन कह देता हूं, और मैं यहां पे ये भी बता चुका हूं कि मेरे पास आयन बनने से एटॉमिक मास चेंज नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो निग्लिजिबल होता है। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड रिवाइज, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू कंफ्यूज यू इन द एमडी कैट, जिसके ऊपर मैं बार बार बोल रहा हूं। और NaCl एक फार्मूला यूनिट है, हम जानते हैं कि इंपेरिकल फार्मूला है। क्यों? क्योंकि NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है। ओके, वरना Na6Cl6 होता है। 1 सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय द 6 क्लोराइड आयन, 1 क्लोराइड इज सराउंडेड बाय द 6 सोडियम आयन। तो अगर मैं जनरल रेशियो निकालता हूं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालता हूं, जो कि इंपेरिकल फार्मूला है, तो NaCl बनती है। इसका मास 58.5 है, तो वो मैंने ग्राम कर दिया। जब मैंने उसको ग्राम्स में लिखा तो वेरी सिंपल, दिस इज द 1 मोल ऑफ दैट यूनिट, फार्मूला यूनिट। अच्छा, मैं कैलकुलेट कैसे करूं? असल चीज, ये तो डेफिनेशन थी। मेरे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं जिनकी मैं प्रैक्टिस भी करूंगा। मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करें? नंबर ऑफ मोल्स किसी भी स्पीशी के कैलकुलेट करने हो ना, अगर तो वो सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, मैं अभी गैस की बात अलग करूंगा, लिक्विड है या सॉलिड है, तो हम क्या करते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, द मास इन मोल्स।
मैं अगर एटम की बात करूंगा तो उसका मोलर एटॉमिक मास होगा, अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूंगा, अगर मैं आने कंपाउंड की बात करूंगा तो फार्मूला यूनिट का जो मास है मोलर मास, गिवन मास इतने ग्राम, गिवन मास वो ग्राम्स में अमाउंट दे देगा। आप कहेंगे ठीक है, डिवाइडेड बाय जो भी वैल्यू वो देता है। लेट्स सपोज फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको कहता हूं 23 ग्राम ऑफ सोडियम, गिवन मास 23 दे दिया। अब मैं कहता हूं इसके मोल बताओ, आप कहेंगे गिवन मास 23 ग्राम डिवाइडेड बाय एटम एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम 23, आप कहेंगे 1 मोल है। ओके, मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा हूं, O2 की बात कर रहा हूं। O2 में 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स में जो मास बनता है दैट इज 32 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस 32 ग्राम, डन हो गया। अब क्या करेंगे, मैं कहता हूं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस है, बताएं कि इसमें